नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। उत्तर प्रदेश में 10-12 फरवरी को आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ विदेशों से लेकर जिलों तक के निवेशकों को निवेश के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। विदेश से भारी भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश लक्ष्य 11.15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 17.13 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने जीआईएस के लिए 16 देशों में रोड शो के लिए मंत्रियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था। वहीं करीब 15 दिनों तक विभिन्न देशों में हुए रोड शो में 7.12 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। विदेशी कंपनियां लगातार एमओयू कर रही हैं। किस मद में कितना निवेश? सरकार ने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे अधिक लक्ष्य रखा है। विभाग में निवेश लक्ष्य 1.20 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.60 करोड़ किया गया। एमएसएमई क्षेत्र में निवेश की अधिक संभावनाओं के मद्देनजर निवेश लक्ष्य 75,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए किया। ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य को 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया गया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और हाउसिंग के निवेश लक्ष्य को 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। सरकार ने अब भारतीय कंपनियों और औद्योगिक समूहों से निवेश आमंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में रोड शो की तैयारी की है। वहीं सरकार का मानना है कि प्रदेशों में होने वाले रोड शो से पूर्व में निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि के एमओयू साइन हो जाएंगे। ऐसे में सरकार ने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 17.13 लाख करोड़ किया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से पवन सिंह की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं गौरव बिश्रा जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता हमारे साथ गौरव बिश्रा जी जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से नेता धनंजय शर्मा जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक जर्नलिस्ट जेपी शुक्ला जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले मैं गौरव मिश्रा के पास आना चाहूंगी। गौरव जी, सीएम योगी आदित्यनाथ समिट की तैयारी कर रहे हैं, तत्परता दिखा रहे हैं, कहीं ये लोकसभा 2024 की तैयारी तो नहीं है? गौरव जी, फिर ये कह लीजिए कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में 2018 से ही शुरू हुई, 2019 में भी हुई और कोरोना के कारण ये बाधित हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह से एक ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है, ये अपने आप में इस बात का उत्साह भी दे रहा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है। आज देखिए उसी का ये परिणाम है कि कृषि के भी क्षेत्र में या फिर उत्पादन के क्षेत्र में, एक्सप्रेसवेज के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, लॉजिस्टिक्स के कॉरिडोर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में देश के दृष्टि से देखें तो 25 करोड़ की आबादी है देश और 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो निश्चित रूप से हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, बाजार भी बहुत बड़ा है। तो इस दृष्टि से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश में तब्दील करने में, बदलने में, वहां तक पहुंचाने में अपनी एड़ी चोटी का पसीना लगा रही है। यही कारण है कि देखिए विश्व के कई देशों में, लगभग 17 देशों में हमारे डेलीगेट्स गए, हमारे मंत्री गए हैं। 3 देशों ने तो इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भी कर दिया, यूरोप के 3 प्रमुख देशों ने कमिटमेंट कर दिया और लगभग 7 लाख करोड़ का एश्योरेंस भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने की का एश्योरेंस भी दिया गया है अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, अलग अलग देश के प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो ये एक बहुत उत्साहजनक परिवर्तन है और किसी भी देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। और सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता अगर किसी क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से वहां पे व्यापार पनपता है। और दूसरी होती है नीतियां। नीति अगर व्यापार सुलभ है, व्यापार सुगम है, तो वहां पे व्यापार पनपता है, फलता है, फूलता है, रोजगार की वृद्धि होती है।
हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है। तो आज उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है बहुत तेजी से, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यद्यपि ये बड़ा लक्ष्य है, अगर देखा जाए देश की तुलना में तो 18वें 19वें नंबर पर देश जो है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर आता है। यानी कि अगर संयुक्त अरब अमीरात को देखा जाए तो ये लक्ष्य प्राप्त करने में उसे 20 वर्ष लगे, 2002 से लेकर 2022 तक। कहां वो लगभग 200 बिलियन इकोनॉमी का देश था, लेकिन 20 वर्ष में वो 1 ट्रिलियन तक पहुंचा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसके पास इच्छा शक्ति है, उत्तर प्रदेश के पास संसाधन है, उत्तर प्रदेश के पास डेमोक्रेसी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के पास स्किल है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती है तो एक उत्साहजनक वातावरण बनता है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करेगा। शिवांगी जी, हमारे साथ जेपी जी भी जुड़े हुए हैं। जेपी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से भली भांति परिचित हैं, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं जेपी जी? देखिए शिवांगी जी, ऐसा है कि अभी मैं सुन रहा था गौरव जी की बात को बहुत ध्यान से। गौरव जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो डेटा पर हैं, डेफिनेटली उस पर कोई बट नहीं है। बिल्कुल सत्य बात उन्होंने कही है कि सरकार का जो प्लान है कागज पर यही है, धरातल पर है नहीं है, ये जांच का विषय है और यहाँ की जनता के दृष्टिकोण का विषय है उसको परखने का। अब जो आप ये जानना चाह रहे हैं मुझसे, तो जैसे 2017 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस समिट के मद्देनजर आज 6.5 वर्ष लगभग होने को आ रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में, जैसा कभी गौरव जी ने कहा भी कि यहाँ के लोगों में एक अच्छी स्किल है, नो डाउट, लेकिन उनका उपयोग अभी तक सरकार नहीं कर पा रही है। अभी भी यहाँ पर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन हो रहा है। और आपको बता दें कि 2017 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, हर इंडस्ट्री के लोग आए थे, बड़े बड़े एमयू साइन हुए थे, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, कोई भी लॉजिस्टिक, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इवन ये कहा गया कि जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उससे किसानों को अपनी सब्जियां लाने में एक माध्यम बनेगा, फटाफट हरी सब्जियां गांव से शहरों में आएंगी। किसी एक्सप्रेस वे के किनारे आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा जोन नहीं बना है जहाँ पे एग्रीकल्चर के किसान ही अपना भला वहाँ पे देख पाते। रही बात फिर से ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, अब देखिए इसको बिल्कुल इंटरनेशनल बना दिया गया है। 20 देशों में शहर यहाँ से मिनिस्ट्री गई है, सारे अलग अलग विभाग के मंत्रीगण गए हैं, 20 देशों में रोड शो किए हैं, वहां से ला रहे हैं इन्वेस्टर। क्या इन्वेस्टर की कमी भारत के उद्योगपतियों में कम है? नहीं है, लेकिन अभी तक ये कोई भी ऐसा इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं लगा पाए हैं कि जिससे लोगों को रोजगार मिले। आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, सुल्तानपुर रोड पर STL के अलावा IT सिटी में कोई भी IT कंपनी अभी तक नहीं आई है। आज 6.5 वर्ष गुजर गए हैं, जबकि IT सिटी को बने 11.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई कंपनी नहीं है, ना बेंगलोर से ना नोएडा से। और रही बात, अभी भी जो इन्वेस्टर आता है ना शिवांगी जी, वो नोएडा की तरफ मुखातिब होता है। नोएडा कहाँ आता है? NCR में। जो मध्य यूपी है, जो पूर्वी यूपी है, जहाँ से स्वयं प्रधानमंत्री जी आते हैं, पूर्वी यूपी से सांसद हैं वो, पूर्वी यूपी से ही मुख्यमंत्री जी विधायक हैं गोरखपुर से। पूर्वांचल का कोई भी अभी तक भाग्योदय नहीं हुआ है कि वहां पर कोई इंडस्ट्री वहां पर लगाई हो। इवन राजधानी से सटी हुई आपकी कहा जाता है कि औद्योगिक शहर, यानी कि जैसे कि मुंबई को आर्थिक राजधानी कही जाती है, वैसे कभी भी कहा जाता था उत्तर प्रदेश का आर्थिक उद्योग उसकी राजधानी है कानपुर। कानपुर में बंद पड़ी मिलें, बंद पड़ी फैक्ट्रियां, अटल जी के जमाने से जब उनकी सरकार थी NDA की, तब से लेकर के आज तक एक भी फैक्ट्री वहां पर चालू नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि जो इन्होंने लक्ष्य रखा है कि $1 ट्रिलियन हम एकत्रित करेंगे, नो डाउट MU में वो एकत्रित हो जाएगा, लेकिन वो क्रियान्वित अभी तक कहाँ? पहले समीक्षा कर लेती सरकार शिवांगी जी। आप गौरव जी से पूछिएगा कि जो पहले 2017 में हुआ था MU, उससे कितना काम हुआ है, कितनी फैक्ट्री लगी हैं, कितनी इंडस्ट्री लगी हैं, वो चाहे ऑटोमोबाइल की हो, वो चाहे सॉफ्टवेयर की हो, चाहे हार्डवेयर की हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि आपको नदारद नजर आएंगी।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी से धनंजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, कमी आखिर कहाँ रह जाती है? हर बार निवेशकों की बात की जाती है लेकिन सफल नजर नहीं आता है। धनंजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल कागजों पर ही सारी कार्रवाई हो रही है और जितनी भी चीजें हैं ये केवल आपको दिखाई देंगी कि कागजों पर हुई और मीडिया में ज्यादा प्रचार हुआ और अपेक्षाकृत आज भी जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। जब आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक गांव, एक सांसद एक गांव लेगा, आज तक उन गांव का पता ही नहीं चला कहां चले गए। और जो योजना आप सोचिए कि 2017 में सरकार बनी योगी जी की, उसके बाद जितनी भी इस तरीके की मीट हुई और आज तक उसका धरातल पर कोई भी काम ही नहीं हुआ। आज पूरे आप देखिए कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितने साल हो गए। आप बताइए कि 10वां साल होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में फिर आने जा रहे हैं, एक स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए। तो इस तरीके से बातें करने से काम नहीं चलेगा और इस तरीके की योजनाओं को जब तक आप धरातल पर लाएंगे नहीं तब तक लोगों का कल्याण होगा नहीं। और केवल ये बातें इसलिए बनाई जाती हैं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया जाता है, जबकि आप ये समझिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ी योजना लगी ही नहीं। आप ये बता दीजिए एक भी योजना। पूर्व में जो योजनाएं चल रही थी, पीछे आप कमी क्या मानते हैं? कमी ये मानते हैं इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि जब आप हिंदू मुसलमान की राजनीति से बाहर निकलेंगे, जब धर्म की राजनीति से बाहर निकलेंगे, तो आप विपक्ष के नाते एक अच्छी एडवाइस दे दीजिए धनंजय जी। मेरा तो यही कहना है विपक्ष के नाते कि जो काम सरकार जो योजना बना रही है उसको जमीन पर भी लावे। जब तक जमीन पर नहीं लाएगी तब तक ये सब दिक्कतें खड़ी रहेंगी। और जो बेरोजगारी का वादा किया था योगी सरकार जी ने, दोबारा फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश की मतलब की सत्ता दी है। तो वो जनता चाहती है कि जो इन्होंने वादे किए वो पूरे करें, नहीं तो जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। गौरव मिश्रा जी बताइए, धनंजय जी कहना है कि जमीनी स्तर पर काम करें, क्या लगता है आपको गौरव जी? देखिए, जिस समय धनंजय जी की सरकार उत्तर प्रदेश को छोड़ के गई थी उस समय कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी और वो अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की 70 वर्ष में पहुंची थी। कहां तक पहुंची थी जरा ये आंकड़ा बता दे मुझे। वहां से 12 लाख करोड़। देखिए, ये आंकड़ों का खेल ही जादूगरी है। नहीं, आंकड़े जमीन पर दिखाई देते हैं। आंकड़े जमीन से ही आते हैं, आंकड़े आसमान से नहीं आते, दूसरे ग्रह से नहीं आते। चल रहा है आप सुन लीजिए, आप बोल रहे थे वही चल रहा था। अब सुनिए, जवाब बाद में परेशान है। धनंजय जी, गौरव जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। धनंजय जी पहले सुन लीजिए। आज 19.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बना हुआ है। 44 बड़ी योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सर्वाधिक रेलवे ट्रैक उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे 13 एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन करके उभरा है। सैमसंग की सबसे बड़ी यूनिट आज 54% मोबाइल का जो एक्सपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग हब से हो रहा है। एल्टरस क्लैशिंग क्रॉप T90 T80 ब्रह्मोस ये उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और तमाम फूड पार्क, चाहे वो जौनपुर, गौरव जी ठीक है, आप इतनी बात कर रहे हैं, यूपी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार कितना मिला है? गौरव जी, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार कितना दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से? निश्चित रूप से देखिए रोजगार दो प्रकार के होते हैं। शिवांगी जी देखिए, रोजगार दो प्रकार के होते हैं। सरकार की तरफ से सीधे तौर पर दिया जाने वाला है। अरे पिछले ही ट्रेनों में 5.5 लाख नौकरियां सरकारी की गई चुका है। और इसके बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां थी उनकी संख्या तो करोड़ों में है। जो एमएसएमई सेक्टर में आज 90 लाख यूनिट उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के सेक्टर में काम कर रही है, जो देश में सर्वाधिक है। और एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाली यूनिटें जो है वो रोजगार ही मुहैया करा रही है। जो लोग अपने से स्वरोजगार के दृष्टि से काम करना चाहे, सरकार ने सर्वाधिक आज ये जो आंकड़े जो आ रहे हैं ये जमीन से ही आ रहे हैं। जमीन पे अगर काम नहीं होता तो ये आंकड़े नहीं आते बाहर।
तो मेरा ये कहना है कि आज जो ये उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास की दिशा में बढ़ रहा है, और स्किल्ड उत्तर प्रदेश हो, ये आवश्यक है। ये नहीं, इन लोगों ने तो डिग्री की दुकान खोल दी थी, सभी शहर के सभी जगहों पर डिग्री भेज दिया बच्चों को, और बेरोजगार होकर के सड़क पर आ गए। हमारी सरकार एक सरकार है जो प्रवासी मजदूरों को भी स्किल की ट्रेनिंग दे करके उनको सर्टिफिकेट देने का प्रदान कर रही है, उनका भी डेटाबेस तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो मानव संसाधन है उत्तर प्रदेश के हित में काम करे, उसको सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और आज जो ये शेप दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में, वो बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के कारण है। यद्यपि जबकि 2 से 3 साल प्रभावित हुआ है विकास की दृष्टि से, कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश का विकास बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज देखिए एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेट हो रहे हैं देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट जो इन्होंने निजीकरण कर दिया, कोई एक प्रदेश बता दें। और निजी हाथों में दे दिया, अडानी को बेच दिया है। एप्पल का आईपॉड जिसने उत्तर प्रदेश में निवेश करने और यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की इच्छा जाहिर की है और एश्योरेंस दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ जहाँ चाइना में रिसेशन है, यूक्रेन रशिया वार के कारण यूरोप में अफरा तफरी की स्थिति है, सेफ हेवन बन करके भारत उभरा है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का शेयर भारत की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में लेगा, और उस लक्ष्य को हम अचीव करेंगे। उस दिशा में हम ये काम कर रहे हैं। राजनीति करना विपक्ष का काम है, दुनिया देखिए प्रदेश की जनता को भ्रम में डालना विपक्ष का काम है, वो ये डालते रहे। और जिस तरीके से पहले कारोबार होते थे, अनट्रेसेबल कारोबार, अर्थव्यवस्था में उनकी कोई पहचान नहीं होती थी। आज जीएसटी कितना बढ़ गया है आप देखिए, सिर्फ एक शहर की बात करें तो लगभग 50% तक जीएसटी के शहर का बढ़ा है। वो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? व्यापार से ही आ रहा है, कारोबार से ही आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जमीन पे वास्तविकता में सही निगाह लगा करके देखेंगे तो निश्चय ही इनको बदलाव दिखाई देगा। लेकिन ये देखना ही नहीं चाहते। जो अपराध और दंगों का कारोबार करने वाले लोगों को उद्योग का दिखाई देगा, उद्योगपतियों से एक्सटॉर्शन लेने वाले लोग, उद्योगपतियों से एक्सटॉर्शन और फिरौती लेने वाले लोगों का कारोबार करने वाले लोगों को ये सार्थक और सकारात्मक विकास नहीं नजर आएगा। दुर्भाग्य इस बात के शिवांगी, सकारात्मक और रचनात्मक विकास में इनका योगदान होता ही नहीं है, कभी रहा ही नहीं है, इसलिए ये समझ नहीं पाते। बेचे दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे दे रहे हैं। गौरव जी, आप विपक्ष के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, आप निवेश के मुद्दे को लेकर बात करिए, आप मुद्दे को भटकाइए नहीं गौरव जी। जब इनके पास मैं निवेश पर ही बात कर रहा हूँ शिवांगी जी। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 54% आपूर्ति और एक्सपोर्ट आज उत्तर प्रदेश कर रहा है। आईटी सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर कर रहा है। डिफेंस के कॉरिडोर में सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट हुआ है, 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पर्यटन देश में नंबर 1 पर आया है। गौरव जी, आईटी सेक्टर में कितने लोगों को नौकरी दी गई है? गौरव जी, आईटी सेक्टर में कितने लोगों को नौकरी दी गई है? 2 करोड़ से अधिक नौकरियां 2 करोड़ से अधिक नौकरियां स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों ने प्राप्त की है। धनंजय जी का कहना है कि 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी दी गई है। धनंजय जी बताइए। बिल्कुल है, जो स्वरोजगार करने वाले लोग हैं वो भी रोजगार कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ा बना के गौरव जी आपने सुनिए, गौरव जी जवाब दीजिए आप। किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी भाई भतीजावाद, लेन देन, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। निकाल ही नहीं रहे तो भाई भतीजावाद की बात ही कहां पर आ रही है? 5.5 लाख नौकरियां तो पिछले टेन्योर में देख दी गई और इस टेन्योर में भी शुरू हो गई। धनंजय जी का पक्ष भी सुन लेते हैं। धनंजय जी, सबसे बड़ी बात है जब सरकारी नौकरी निकल ही नहीं रही है तो ये भरेंगे क्या? भाई भतीजावाद कहां करेंगे? ये वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे, खत्म करे दे रहे वैकेंसियां, शिक्षकों की नियुक्तियां निकाल नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय कोरोना आने वाला है, जो ये हवा उड़ाए हुए हैं पूरी कोरोना की, स्वास्थ्य सेवाओं की भर्ती रोके हुए हैं, सब निजीकरण करे दे रहे हैं। वो चौपट राजा वाली स्थिति नहीं है। अब सब कुछ नियम कानून, चौपट राजा में तो ये हो गया कि शमशान घाट में जो है लाशों की लाइनें लग गई थी। ऑक्सीजन मिलने के लिए लोग लाइन लगाए हुए थे, ऑक्सीजन नदारत थी। आप ही के नेता ने वैक्सीन का विरोध किया था ना, मौत के मुंह में डाला था लोगों को, उस पर माफी मांग लीजिए। वैक्सीन लगा के भी तो लोग नहीं वैक्सीन जेपी शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। जेपी शुक्ला जी क्या कहेंगे आप? आपने गौरव जी की बात सुनी, धनंजय जी की, करोड़ों लोगों को नौकरी देने का दावा कर रहे हैं गौरव जी, क्या कहेंगे जेपी जी? शिवांगी जी, ऐसा है कि
एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आपको बता दें कि अभी तक ऐसा यहाँ कोई डेटा नहीं आया है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक मिला हो। विषय आपका जो सब्जेक्ट है आपकी डिबेट का, वो है इन्वेस्टमेंट। अभी गौरव जी कह रहे थे कि डेटा धरातल से नहीं आता है, डेटा उसका एक अपना पैमाना होता है, वहां से आता है, फैक्ट है। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, डेटा की एक बहुत बड़ी मास्टर कहानी होती है। छोटे शब्दों में आपको बता देता हूँ, बहुत कम बहुत छोटा बात ही बोल करके, कि जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो सब बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। कंपनियां 12 महीने में 10 महीने तक लॉस में रहती हैं। इन केस वो 2 महीने में वो प्रॉफिट में आ जाती हैं, तो लब्बो लुबाद जब एजीएम होता है तो उसमें दिखा देते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं, फिर 12 से डिवाइड करके 1 मंथ का निकाल करके वो फिर प्रॉफिट दिखा देते हैं। जबकि कंपनी 10 मंथ तक पूरे लॉस में है, 2 मंथ में थोड़ा सा प्रॉफिट है, उसको डिवाइड कर दिया 12 से 1 मंथ का ऊपर निकाल करके डेटा समझा दिया बैलेंस शीट में कि हर महीने कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ है, और वही स्टॉक मार्केट में जमा कर देते हैं, और फिर वो स्टॉक मार्केट में उसका शेयर हाइक हो जाता है। इसीलिए बुलबुले की मार्केट कही जाती है शेयर मार्केट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही है। इनके कागज पे सब एमयू साइन हो रहे हैं, कागज पर इनके सब कंपनियां आ रही हैं, कागज पर इनके इन्वेस्टर आ रहे हैं। अब ये 20 देशों से इन्वेस्टर लाने जा रहे हैं। अपने यहाँ के इन्वेस्टरों की अभी तक इन्होंने भरपाई नहीं कर पाई है, कोई पूर्ति नहीं की है, कोई ऐसा अभी तक हमको डेटा नहीं मिला है। क्योंकि मैं तो देखता रहता हूँ अक्सर कि नवयुवकों का कहीं से डेटा मिल जाए कि उनको ये पता चले कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ और यहाँ हमको एम्प्लॉयमेंट मिला। एक बात। दूसरी बात आपको बता दें कि इस पे बहुत जोर था मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का, कि हमारे यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट है। गौरव जी का पक्ष भी जान लेते। गौरव जी क्या कहेंगे? जेपी जी की बात को आपने सुना। गौरव जी ये सेंटेंस सुनिए, ये सेंटेंस पूरा होने दीजिए, तभी वो बात पूरी होगी। 75 डिस्ट्रिक्ट में से हर डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी एक वहाँ पे पहचान बनाए हुए, जिसको कि योगी जी ने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत कितनी जिलों के कितने प्रोडक्ट यहाँ पर अभी तक लिस्टिंग हुई है, और उन व्यापारियों को, उन कारोबारियों को सरकार ने क्या सुविधा दी है। अगर सुविधा देती तो एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलता, क्योंकि उनसे 10 लोग जुड़े भी रहते हैं, 10 कारीगर भी जुड़े रहते हैं। जेपी जी समय का थोड़ा हुआ, गौरव जी का पक्ष भी जान लेते। गौरव जी क्या कहेंगे आप जेपी जी की बात पर? शिवांगी जी, ओडीओपी योजना अभी हमारे पत्रकार महोदय, हमारे बड़े भाई इस बात को कह रहे थे। ओडीओपी की योजना अपने आप में विश्व की क्रांतिकारी योजना है। हमारे सभी शहरों में, उत्तर प्रदेश के सभी शहरों की जो एक विशेषज्ञता थी एक प्रोडक्ट की, जो मर चुका था, जो वहां की कला थी वो खत्म हो चुकी थी, जिस पर वहां उस जिले की अर्थव्यवस्था निर्भर रहती थी, उसको उठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे चंदौली का चावल ले लीजिए, सिद्धार्थनगर का ब्लैक राइस ले लीजिए, या फिर धनंजय जी का भी पक्ष ले लेते हैं। 10 सेकंड का समय, हमारे पास समय का अभाव। धनंजय जी आप क्या कहेंगे? तामा उद्योग ले लीजिए, सबको प्रमोशन मिला है। सबसे बड़ी बात यह है, कारखाने नए लगे हैं, नए कारखाने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस और भदोही, जहां पर कालीन का काम हो रहा था और सिल्क की साड़ियों का काम हो रहा था, आज उसकी हालत क्या हो गई है? सवाल है, धनंजय जी की बात को सुन लेते हैं। गौरव जी, सबसे बड़ी बात जो है, एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, केवल हम प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जहां पर सिल्क साड़ी का जो प्रोडक्शन था, और जहां भदोही बगल में जहां पर कालीन का कारोबार था, आज उसकी क्या हालत हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। हमारे पास समय का अभाव है। जेपी जी, गौरव जी, धनंजय जी, स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।